Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार, वेलकम, सुस्वागतम एवं आप सभी लोगों का एक बार फिर से मैं भानु प्रताप सिंह एक बार फिर से मध्य प्रदेश की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। जैसा हम लोगों ने लास्ट हमारे लेक्चरों में देख लिया था कि मध्य भारत के पठार के साथ साथ बुंदेलखंड के पठार को भी कवर अप कर लिया था। साथ ही आज हम बात करेंगे किसके बारे में, तो हम बात करेंगे मालवा के पठार के बारे में। ठीक, मालवा के पठार की स्थिति को हम देखें तो हम बात करें कि मालवा का पठार कहाँ विस्तृत होता है, साथ ही साथ इसका ढलान कहाँ होता है, इसकी ऊंची चोटियां कौन कौन सी होती हैं, इस क्षेत्र में व्यवसाय यानी उद्योग कौन कौन से स्थापित किए जाते हैं, साथ ही साथ आप लोग देखोगे इस क्षेत्र की प्रमुख नदियों के बारे में। तो देखिए, यहां से अपन ने बात कर ली थी किसके बारे में, मध्य भारत के पठार के बारे में। ये बुंदेलखंड हुआ करता था, ये रीवा पन्ना का पठार, ये बघेलखंड, यहां से जो हिस्सा था, ये जो हिस्सा था ये नर्मदा सोन घाटी और ये सतपुड़ा। लेकिन आज अपन बात करेंगे किसके बारे में, मालवा का पठार के बारे में या मालवा के पठार के बारे में। जैसा कि हमारा पहला पॉइंट हुआ करता है कि भाई मालवा के पठार का विस्तार कितने जिलों में है, तो ये मालवा के पठार का जो विस्तार होता है वह 18 जिलों में होता है। कितने जिलों में? 18 जिलों में होता है। साथ ही साथ आप लोगों ने देख लिया होगा कि बात आती है कि इस मालवा का नाम मालवा कैसे पड़ा। तो मैं आपको बता दूं कि मौर्य युग में मालवा का पश्चिमी भाग जो था वो है अवंतिका के नाम से, जिसकी राजधानी उज्जैन हुआ करती थी। साथ ही साथ पूर्वी भाग जिसे अकरा के नाम से जाना जाता था, जिसकी राजधानी विदिशा हुआ करती थी। मालवा का नामकरण एक अत्यंत पुरा ऐतिहासिक जाति मालव के नाम पर किया गया, जिसका की मूल निवास पंजाब के चिनाब एवं रावी नदियों के बीच रैचना दोआब में हुआ करता था। इन्हीं के नाम पर इस क्षेत्र का जो नामकरण हुआ, जिसका नाम पड़ा, उसे हम लोग जानते हैं मालवा के नाम से। साथ ही साथ इसी मालव जाति ने 6वीं शताब्दी में यहां सत्ता स्थापित की। बाद में परमार, मुस्लिम, सूरी, खिलजियों के बाद जैसे अपन बात करें कि मुगल काल आ जाता है, तो मुगलों ने भी यहां पर क्या अपनी सत्ता स्थापित कर दी। बात करें कहां की, 18वीं शताब्दी की, तो यहां पर पेशवाओं ने अपना आधिपत्य स्थापित किया। तत्पश्चात पेशवाओं को हराकर अंग्रेजों ने 1818 में यहां पर अपनी सत्ता को स्थापित किया। यहां की रियासतों को मध्य भारत के नाम से जाना जाता था, जिनको की वर्ष 1956 यानी 1956 में राज्य पुनर्गठन में मध्य प्रदेश में सम्मिलित कर लिया गया है। ये था क्या इस मालवा के पठार का इतिहास। अब अपन बात करें कि इसका जो पहला पॉइंट निकल कर आता है कि मालवा के पठार का विस्तार कितने जिलों तक फैला रहता है, तो मैं आपको बता दूं कि मालवा के पठार का जो विस्तार होता है वह टोटल 18 जिलों में विस्तृत होता है। तो देखते हैं कि 18 जिले कहां कहां पर होंगे। तो सबसे पहला पॉइंट, इसका विस्तार। ठीक है, इसका विस्तार। तो पहली अपन बात करें मंदसौर, किसकी बात करें, मंदसौर, क्योंकि इसको मध्य भारत के पठार में भी देख लिया था, इसलिए कौन सा क्षेत्र आता है इसका, आंशिक। कौन सा होगा, आंशिक। साथ ही अपन बात करें तो यहां पर आएगा क्या, राजगढ़। ठीक है ना, मंदसौर, राजगढ़, उज्जैन, मंदसौर, राजगढ़, उज्जैन। उज्जैन के साथ ही अपन देखें तो इंदौर, भोपाल, धार, इंदौर, भोपाल, धार, मंदसौर, राजगढ़, उज्जैन, इंदौर, भोपाल, धार। इसी के बाद हम बात करें क्या, गुना, रतलाम। क्या होगा, गुना, रतलाम, झाबुआ, देवास।
गुना, रतलाम, झाबुआ, देवास, शाजापुर। आगर मालवा, रायसेन, ठीक, कौन सा? रायसेन, रायसेन के साथ ही सीहोर, रायसेन, सीहोर, अशोकनगर, विदिशा, रायसेन, सीहोर, अशोकनगर, विदिशा। ठीक, इसके साथ साथ हमारा एक और जिला रहता है जिसका नाम होगा सागर, अलीराजपुर। इस तरीके से क्या होते हैं हमारे 18 जिले कंप्लीट होते हैं। पहला कौन सा होगा? मंदसौर, राजगढ़, उज्जैन, इंदौर, भोपाल, धार, गुना, रतलाम, झाबुआ, देवास, शाजापुर, आगरमालवा, रायसेन, सीहोर, अशोकनगर, विदिशा, सागर और क्या? अलीराजपुर। इन सारे के सारे यानी इन 18 जिलों में क्या होता है हमारा? ये मालवा का पठार विस्तृत होता है। साथ ही अपन बात करें कि इसके भौगोलिक क्षेत्र की, तो दूसरा पॉइंट अपना आता है क्या? भौगोलिक विस्तार। भौगोलिक विस्तार में सबसे पहले अपन बात कर लेंगे इसके क्षेत्रफल की। तो इसका क्षेत्रफल होता है 8822.2 किलोमीटर स्क्वायर, यानी 8822.2 किलोमीटर स्क्वायर, जो कि टोटल का कितना प्रतिशत होता है? जो कि टोटल का होगा 28.62%। कितना होगा? 28.62%। ये था क्या? इसका विस्तार। अब अपन देखते हैं कि भाई इसके उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, और अपन बात करें इसके दक्षिण पश्चिम, और बात करें कौन कौन से उत्तर पश्चिम में कौन कौन से क्षेत्र विस्तृत होते हैं। तो मैं इसको थोड़ा सा रफ कर रहा हूं, तो देखिएगा। भौगोलिक विस्तार को ही आगे बढ़ाते हुए देखते हैं क्या? मालवा का पठार बीचों बीच रखना होगा, मालवा का पठार। ये डायरेक्शन पूर्व की ओर, ये डायरेक्शन पूर्व की ओर, ये उत्तर की ओर, ये पश्चिम की ओर, और ये कहां की ओर? हमारी उत्तर, दक्षिण, पूर्व और कौन सी? पश्चिम। तो देखिएगा, सबसे पहले अपन बात करें कि इसके उत्तर की ओर, तो यहां पर मिलता है क्या? मध्य भारत का पठार। क्या मिलेगा? मध्य भारत का पठार। तो इसके उत्तर में क्या होगा? हमारे मध्य भारत का ठीक। इसके ही दक्षिण की ओर अपन बात करें तो ये मालवा नीचे दक्षिण की ओर मिलेगा क्या? नर्मदा सोन घाटी। क्या मिलेगी? नर्मदा सोन घाटी। ठीक है, तो यहां पर हम लोगों को मिलता है क्या? नर्मदा सोन घाटी। पूर्व की ओर अपन बात करें तो इसके पूर्व की ओर ये मालवा है, और पूर्व की ओर यहां पर मिलेगा क्या हमारे लिए? बुंदेलखंड। क्या मिलेगा? बुंदेलखंड। जबकि पश्चिम की ओर अपन बात करें तो ये हमारा मालवा, और पश्चिम की ओर यहां से लगता है क्या? राजस्थान वाला एरिया। कौन सा? राजस्थान वाला एरिया। अब बात करें इन दो दिशाओं के बीच, तो इन दो दिशाओं के बीच यानी दक्षिण और पश्चिम, ये राजस्थान, तो यहां की ओर आता है क्या? गुजरात। यानी दक्षिण पश्चिम में लगेगा क्या? इसके साथ अपनी सीमा को शेयर करेगा गुजरात। जबकि अपन बात करें उत्तर और पश्चिम, क्या करेगा? इसके ही उत्तर और पश्चिम की ओर एक पर्वत श्रृंखला होती है जिसे जाना जाता है विंध्य पर्वत श्रृंखला। किस नाम से? विंध्य पर्वत श्रृंखला के नाम से। विंध्य पर्वत श्रृंखला के नाम से इसे जाना जाता है।
आप लोगों ने देखा होगा कि मालवा के पठार का निर्माण यानी इसके निर्माण की जो प्रक्रिया होती है, तो आप लोग देखिएगा मालवा के पठार का जो निर्माण हुआ है वो लावा के निकलने के कारण हुआ है, यानी लावा से निकलने वाली मिट्टी के उपरांत हुआ है। साथ ही साथ इसी कारण यानी इस क्षेत्र में सर्वाधिक कैसी मिट्टी पाई जाती है, तो इस क्षेत्र में पाई जाने वाली जो मिट्टी होती है उसका जाना जाता है काली मिट्टी के नाम से। दूसरा अपन बात करें कि इसी मालवा के पठार के मध्य से कर्क रेखा गुजरती है जो कि नर्मदा एवं चंबल के मध्य जल विभाजक का कार्य करती है। क्या कार्य करती है? नर्मदा एवं चंबल के मध्य जल विभाजक का कार्य करती है। तो देखते हैं पॉइंट ऑफ पॉइंट। तीसरा चीज निर्माण, इसका निर्माण लावा से हुआ है। ठीक, इसका निर्माण लावा से हुआ है। साथ ही यहां काली मिट्टी का क्षेत्र सर्वाधिक पाया जाता है। यहां पर काली मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है। ठीक है, दूसरी अपन बात करें कि कर्क रेखा, एक पॉइंट यहां से इंपोर्टेंट, कर्क रेखा इसके मध्य से गुजरती है। जो कि चंबल व नर्मदा के मध्य जल विभाजक का कार्य करती है। विभाजक का जो कि चंबल व नर्मदा के मध्य जल विभाजक का कार्य करती है। सिर्फ अपन बात करें क्या इसके बारे में, तो देखिएगा यहां पर मिट्टी निर्माण प्रक्रिया को देख चुकी हैं। नेक्स्ट पॉइंट होता है हमारा क्या? कृषि। तो इस क्षेत्र में देखिएगा किस किस का उत्पादन होगा, तो पहला चना, दूसरा अपन बात करें कपास, कॉटन। ठीक है, किसका होगा? कपास या कॉटन। तीसरी अपन बात करें सोयाबीन। चौथी अपन बात करें किसकी? अफीम, मंदसौर है ना, ठीक है ना। इस क्षेत्र में खेती चना, कपास, सोयाबीन और अफीम की खेती होती है। नेक्स्ट अपन बात करें इसकी जलवायु, क्लाइमेट। तो यहां पर जलवायु पाई जाती है समशीतोष्ण कटिबंधीय। कैसी पाई जाती है? समशीतोष्ण कटिबंधीय, यानी इसका कहने का मतलब होता है कि गर्मियों में कम गर्मी जबकि सर्दियों में कम सर्दी। गर्मियों में कम गर्मी जबकि सर्दी में भी कैसी होती है? यहां पर कम सर्दी पाई जाती है। ठीक है, क्या होगा? जलवायु देखनी समशीतोष्ण प्रकार की, गर्मियों में कम गर्मी जबकि सर्दियों में भी यहां पर क्या होती है? कम सर्दी पड़ती है। नेक्स्ट आप लोगों ने देखा होगा कि चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में एक यात्री आया हुआ था जिसका नाम फायान हुआ करता था, और इसी ने कहा था कि मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र की जलवायु जो है ना वो विश्व की सबसे श्रेष्ठतम जलवायु होती है। कौन सी होती है? विश्व की सबसे श्रेष्ठतम जलवायु होती है। अच्छा, अपन बात करें कि इस क्षेत्र में सर्वाधिक उत्पादन किन किन चीजों का होता है या जलवायु के बाद, तो देखिएगा इसमें सर्वाधिक उत्पादन किन किन चीजों का होगा, तो मैं आपको बता देता हूं। देखो कौन कौन सी चीजें होती हैं जिसका सर्वाधिक उत्पादन होगा। तो सबसे पहले अपन बात करें महुआ। किसकी बात करें? महुआ की अपन बात करें। ठीक, महुआ का जो सबसे ज्यादा उत्पादन होता है वो अलीराजपुर झाबुआ। अलीराजपुर व झाबुआ में। दूसरा, यहां पर और कौन कौन सी चीजें पाई जाती हैं?
तो एक वैरायटी होती है जिसका नाम होता है नूरजहां, और ये किसकी किस्म होती है? तो आम। ये कहां पर पाई जाती है? तो अलीराजपुर। अलीराजपुर में कहां? तो कट्टीवाड़ा सेंचुरी पार्क। कहां पर पाई जाती है? कट्टीवाड़ा सेंचुरी पार्क। नेक्स्ट अपन बात करें कि इसी क्षेत्र में पाया जाता है क्या? कड़कनाथ मुर्गा। क्या पाया जाता है? अलीराजपुर झाबुआ क्षेत्र में ही पाया जाता है क्या? कड़कनाथ मुर्गा। अब दूसरी अपन बात करें कि इसके नेक्स्ट पॉइंट की, तो देखिएगा 6वें नंबर का पॉइंट आएगा यहां पर इसकी चोटी के बारे में। मालवा की चोटियों से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि हाईएस्ट पीक यहाँ की कौन कौन सी होती हैं। तो देखो सबसे पहले चोटी यहां पर निकल कर आएगी जिसका नाम होगा सिगार। नाम होता है, सॉरी हाइट होती है 881 मीटर। दूसरी आप लोगों ने नाम सुना होगा जानापा, 854 मीटर। कितनी होगी? 854 मीटर। तीसरी अपन बात करें कि तो कौन सी होती है? तो धजारी, जिसकी हाइट कितनी होती है? 810 मीटर। अच्छा, इसी जानापाओ पहाड़ी पर एक पॉइंट होता है जिसका नाम होता है बांचू। क्या नाम होता है? बांचू पॉइंट होता है, और यहीं से तो चंबल नदी का उद्गम होता है। क्वेश्चन पूछ लिया गया पटवारी में कि बताइएगा चंबल नदी के उद्गम स्थल पर कौन सा मंदिर स्थित है? चंबल नदी के उद्गम स्थल पर हनुमान का मंदिर, यानी हनुमान जी का क्या यहाँ पर मंदिर स्थित है। नेक्स्ट अपन बात करें इसी के बारे में, तो कुछ इसकी क्या होती है? प्रमुख नदियां होती हैं। कौन कौन सी नदियां होती हैं तो वो देख लेते हैं, ठीक है ना। तो मैं इसको रफ कर देता हूं। सबसे पहले अपन बात करें कि इस क्षेत्र में प्रवाहित होने वाली नदी, तो पहला नाम निकल कर आएगा चंबल। दूसरा नाम होता है छिप्रा। दूसरा नाम लिखिएगा छिप्रा, ठीक। तीसरा अपन बात करें क्या? काली सिंध। चौथा अपन बात करें सिंध पार्वती। ये क्या होती हैं? इस मालवा क्षेत्र पर बहने वाली क्या होती हैं? प्रमुख नदियां होती हैं। शेष ही हम बात करते हैं क्या इसके खनिज या उद्योग के बारे में। तो देखिएगा उद्योग की अपन बात करें तो उद्योग में आप लोगों ने देखा होगा यहाँ मैक्सिमम उद्योग के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। तो देखो यहाँ उद्योग की अपन बात करें, इंडस्ट्रीज की बात करते हैं, तो सबसे पहले नाम निकल कर आता है रतलाम। और रतलाम में भी कौन सा? जावरा। कौन सा आएगा? जावरा। आप लोगों ने देखा होगा कि मध्य प्रदेश का पहला चीनी मिल कारखाना, यानी फर्स्ट शुगर मिल कारखाना 19 कब स्टार्ट किया गया था? तो पहला चीनी मिल कारखाना 1934 में। कहां पर? आप लोग देखोगे इसी रतलाम के जावरा तहसील, जिसे जावरा शुगर मिल के नाम से जाना जाता है। तो देख लेना, चीनी का प्रथम कारखाना 1934। दूसरा अपन बात करें क्या? झाबुआ। झाबुआ में आप देखोगे मेघनगर, साथ ही अपन देखेंगे पेटलावाद। क्या देखेंगे? मेघनगर, साथ ही अपन देखेंगे पेटलावाद। इसी के साथ हम बात करेंगे क्या? धार। धार में आप लोग देखोगे पीतमपुर। क्या है? पीतमपुर, जो कि एक औद्योगिक केंद्र के रूप में स्थापित किया जाता है। आप लोग देखोगे कि धार के पीतमपुर में ही सैमसंग, पतंजलि एवं एक डिफेंस पार्क की स्थापना की जा रही है, जो कि रिलायंस ग्रुप के माध्यम से किया जा रहा है, ठीक है। साथ ही साथ अपन बात करें क्या? इंदौर, तो आप लोगों ने देखा होगा इंदौर को जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क के नाम से जाना जाता है। साथ ही आप लोग देखोगे कि देवास में बैंक नोट प्रेस कारखाना, यानी नोट छापने का जो कारखाना होता है वो कहां पर है? देवास में। इसको स्थापित कब किया गया? तो 1975, यानी
1975 में। फिर इसके बाद अपन बात करें कि भोपाल के निशातपुरा में रेलवे कोच फैक्ट्री एवं विद्युत इंजनों को बनाया जाता है। रायसेन में ऑप्टिकल फाइबर कारखाना है, रायसेन के मंडीदीप में ऑप्टिकल फाइबर कारखाना है जिसकी स्थापना जापान के सहयोग से की गई। साथ ही साथ एक करंट का क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा कि बताइएगा रायसेन के किस क्षेत्र में प्लास्टिक पार्क की स्थापना की जा रही है। तो रायसेन के ही तमोट नामक ग्राम में, कहां पर, तमोट नामक ग्राम में प्लास्टिक पार्क की भी स्थापना की जा रही है। ठीक है, तो ये था हमारा क्या, मालवा का पठार। यानी हम लोग 3 क्षेत्रों को पढ़ चुके हैं। पहला मध्य भारत का पठार, दूसरा बुंदेलखंड का पठार, तीसरा मालवा का पठार। शेष रह जाते हैं नर्मदा सोन घाटी, सतपुड़ा और रह जाता है क्या हमारा बघेलखंड। तो ये जो होंगे वो नेक्स्ट अगली क्लासेस में आपको मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.